हेलो गाइस। जैसे कि आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं किस महापुरुष की बात करने वाला हूँ। इनका पूरा नाम है मोहम्मद उस्मान। इनका दूसरा नाम जो पाकिस्तानी आर्मी ने रखा था वो था नौशेरा का शेर, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी इनके नाम से थर थर काँपती थी। आज यहाँ ये शहीद हुए थे, वहाँ पे एलओसी है यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। जो इनके बारे में जानने से पहले मैं आपको हमारे प्यारे भारत के बारे में कुछ बात बता देता हूँ। ये जंग जो शुरू हुई थी, ये जंग अंग्रेज़ों के द्वारा लगाई हुई एक आग थी। ये बात है 1857 की, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के लोगों ने एक साथ मिलजुल कर खड़े हो गए थे। लेकिन इस जंग में हमारी हार जरूर हुई थी, लेकिन हम सब के अंदर एक स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हो गई थी। इस क्रांति में अंग्रेज़ों को काफ़ी हद तक तोड़ दिया था। फिर समय बीतता रहा और आखिर में हमारे देश को 1947 में आज़ादी प्राप्त और हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को बनाया जाता है। लेकिन जाते जाते अंग्रेज़ों ने भारत के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े में हमारा भारत है और दूसरा टुकड़ा हो गया पाकिस्तान नाम का। जाते जाते अंग्रेज सबसे बुरा काम ये करके गए। उन्होंने कहा था कि जो स्टेट इंडिया से अलग होना चाहते हैं और स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, वो अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं। इतने में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने देश को एक करने की योजना बना ली। लेकिन इसमें बड़ी अड़चन थी कश्मीर के राजा हरि सिंह, जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मिलने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कश्मीर को अपना पार्ट बनाना चाहते थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसी शर्तें बनाई गई थी। लेकिन उस समय कश्मीर के अंदर मुसलमानों की ताकत ज़्यादा थी और जो राजा थे हरि सिंह, वो एक हिंदू राजा थे। फिर पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया और कश्मीर का कब्जा करना चालू कर दिया। फिर राजा हरि सिंह को जब ये बात समझ में आई तो वो दौड़े दौड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, तुम कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना लो, हम तुम्हें अपनी सेना जरूर देंगे। फिर क्या था, भारत पाकिस्तान में एक युद्ध का माहौल छिड़ गया। इधर से भारत सेना कश्मीर में जा पहुंची और एक एक करके पाकिस्तानी सोल्जर को यानी कि मिलिटेंट्स को मारना चालू कर दिया। लेकिन इंडियन सोल्जर्स के पास एक तकलीफ़ थी, क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा किया था वो काफ़ी ऊंचाई पे थी, जिसके कारण हिंदुस्तानियों को बहुत दिक्कत आ रही थी पाकिस्तानियों पे हमला करने के लिए। मैं आपको बता दूं, भारत पाकिस्तान का विभाजन हिंदू मुस्लिम के बेस पे हुआ था। अंग्रेज़ों ने कहा था मुस्लिम पाकिस्तान में चले जाएंगे और हिंदू भारत में रह जाएंगे। उसके बाद युद्ध के माहौल में उस्मानी जी को बुलाया जाता है। उस्मानी जी आते ही जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी बड़े उसमें होते हैं, वो सोचते हैं कि सेना का प्रमुख एक मुसलमान को कैसे बनाया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान में मुसलमान हैं, कहीं ये हमारे साथ कोई धोखा ना कर दे। इतने में ही उस्मानी जी कहते हैं, भले ही मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन जब मैं भारत की फ़ौज में शामिल हुआ तब मैंने कसम खाई थी कि मैं जीऊँगा भारत के लिए और मरूंगा भी भारत के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आदमी की काफ़ी अच्छी परख थी, वो देखते ही पहचान लेते कि यह आदमी कैसा है। तब सेना का कमान उस्मानी जी को सौंप दिया गया। आज मैं आपको उस्मानी जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि उस्मानी जी को जहाँ भेजा गया था पाकिस्तानी मिलिटेंट से लड़ने के लिए, वो जगह आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि उस्मानी जी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं पीछे हुए। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को फ़ायदा था कि वो हाइट पे थी। पाकिस्तानी आर्मी तो नहीं, वो मिलिटेंट कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश की आर्मी हो वो सामने से वार करती है, पीछे बैठे चुप चुप के वार नहीं करती। उस्मानी जी की फ़ौज की ताकत भले ही कम थी, लेकिन उन्होंने 1000 पाक मिलिटेंट को मौत के घाट उतार दिया और 1000 पाक सैनिकों को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर दिया। मैं उस्मानी जी के पास्ट बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। उनका नाम पूरा मोहम्मद उस्मान है, जो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी के रहने वाले थे। उनका जन्म 15 जुलाई 1912 में हुआ था। उनको अपनी स्कूली शिक्षा वाराणसी से प्राप्त हुई थी। एक बार स्कूल में उन्हें 2 छोटे भाइयों तालाब में गिर गए थे। उन्हें बचाने के लिए वे बिना कुछ सोचे तालाब में छलांग लगा दी। तालाब गहरा था, लेकिन वो अपने दोनों भाइयों को बचा के वहाँ से ले आए। फिर उसके बाद उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सोचा और बहुत ज़्यादा मेहनत करी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। उस समय इंडियन जो हमारा भारत देश है वो आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय जो आर्मी थी उसका नाम था डोमिनेंस ऑफ इंडिया। 1932 में उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडबर्स्ट में एडमिशन लिया और सेकंड लेफ्टिनेंट बने। इंडियन आर्मी में वो
1 फरवरी 1934 में दाखिले हो गए। उन्होंने फर्स्ट क्लास इंटरप्रेटर से उर्दू का ज्ञान किया। 1936 में वो फर्स्ट लेफ्टिनेंट बने और 1941 में उन्होंने कैप्टन की पदवी संभाली। 1947 में जब भारत पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर को लेकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, तब उस्मानी जी की पोस्टिंग झांगर में की गई। उस समय पाक फौज कैप्चर झांगर। उस समय उस्मानी जी ने कसम खाई थी कि वे झांगर को वापस लाएंगे और भारतीय सेना को पाक आर्मी के साथ यानी कि पाक मिलिटेंट के सामने झुकने नहीं देंगे। उस्मानी जी और उनकी टुकड़ी बहुत ही ज़ोर शोरों से वहाँ पे लड़ने में लगी रही थी और पाकिस्तानी आर्मी को पीछे खदेड़ रही थी। पाकिस्तान आर्मी की ताकत भले ही उस्मानी जी की टुकड़ी से ज़्यादा हो, लेकिन उस्मानी जी हार मानने वालों में से नहीं थे। वो बड़ी बहादुरी से एक के बाद एक पाक मिलिटेंट को मौत के घाट उतार रहे थे। मैं आप लोगों को थोड़ी और डिटेल भी दे देता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा, जो कि जनरल एंड चीफ आर्मी स्टाफ थे और रिटायरमेंट के बाद उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी थी, जो कि उस समय वेस्टर्न आर्मी के कमांडर थे और टैक्टिकल हेडक्वार्टर को फॉरवर्ड कर दिया जम्मू कश्मीर में, जो कि 2 इम्पोर्टेंट कैप्चर कर लिया था पाकिस्तानों ने, झांकर एंड पूंछ। एक बार तो उस्मानी जी ने हमारे झांगर को कैप्चर वापस कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो पूंछ की तरफ बढ़े, पाकिस्तानी मिलिटेंट ने घूम के वापस से पीठ पे वार किया और झांगर को एक बार फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उस्मानी जी ये देख के काफ़ी गुस्से में आ गए और कहा, हम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तुम वहाँ प्रॉब्लम वापस खड़ी कर देते हो। ये सुन के उस्मानी जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एक बार फिर से उस्मानी जी झांगर को कैप्चर करने के लिए डिफेंसिव का उपयोग करते हैं, लेकिन जब वो डिफेंस कर रहे होते हैं, 3 जुलाई 1948 में उनके ऊपर आर्मी का एक एनिमी का 25 पाउंडेड शेल बॉम्ब आके गिरता है और उनकी वहीं पे शहीद हो जाते हैं। वो अपने बर्थडे से मतलब अपने जन्मदिन से सिर्फ 12 दिन ही दूर थे, तब उनकी उम्र 36 साल थी। जब वो उनकी डेथ हुई थी वो 35 साल के ही थे और ऐसे ही ये भारत ने अपने एक वीर योद्धा को खो दिया। उनके आखिरी शब्द थे, आई एम डाइंग बट लेट नॉट द टेरिटरी वी वर फाइटिंग फॉल फॉर द एनिमी। उस्मानी जी की ये बहादुरी और इंस्पायरिंग लीडरशिप को देख के उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज तक 2021 तक महावीर चक्र जो हैं 74 दिए गए हैं, जो कि इक्विवेलेंट है कीर्ति चक्र के समान। उस्मानी जी के फ्यूनरल पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी और उनके कैबिनेट के कलीग उनका फ्यूनरल अटेंड करते हैं और कहते हैं, द हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री कमांड टिल डेट टू ले डाउन हिज लाइफ इन द बैटलफील्ड। एक इंडियन जर्नलिस्ट ने जिसका नाम है ख्वाजा अहमद अदास, वो लिखते हैं कि अ प्रीशियस लाइफ ऑफ इमेजिनेशन एंड unanswering patriotism has fallen a victim to communal fanaticism। उस्मानी जी ब्रेवरी का एक बहुत जीता जाता एग्जाम्पल थे। उनकी इसी ब्रेवरी और बहादुरी को देख के आज भी उस्मानी जी हम सबके दिल में जिंदा हैं। उस्मानी जी को ओखला सेमेंट्री, जो कि जमिया मिलिया इस्लामिया कैंपस है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इनके बरी किया गया है। उनकी बर्थ सेमेंट्री जो है वो 2012 में इंडियन आर्मी झांगर में जम्मू कश्मीर में प्रमोट की गई थी गोरखा ट्रेनिंग सेंटर में, जो कि आज भी उनकी मेमोरी है ब्रिगेडियर उस्मानी जी के नाम से। आज जो हमारी इंडियन आर्मी है वो कहीं ना कहीं उस्मानी जी के नक्शो कदम पे चल रही है। वो जानती हैं कि उस्मानी जी एक बहुत बहादुर सैनिक थे और देश के लिए मर मिटने का साहस रख। अंत में मैं उस्मानी जी के लिए एक लाइन कहूँगा, भारत की पहचान हो तुम, जम्मू की जान हो तुम, सरहद का अरमान हो तुम, दिल्ली का दिल हो तुम, वंदे मातरम। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही देश के वीर जवानों के बारे में लाता रहूँगा।